हाँ बेटा, तो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स में अपन ने क्या देखा है कि ये देखिए, आप ग्राफ जानिए, इसको देखिए कि लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज स्टेबल हो जाती है। 3D सीरीज के लिए देखते हैं, 3D सीरीज में पहले साइज कम हो रही है, फिर कांस्टेंट हो रही है, फिर बढ़ रही है। होना चाहिए कैसे? नहीं होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था कि साइज तो हमेशा डाउन होती, लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज डाउन होती ना, लेकिन यहाँ डाउन नहीं हो रही थी, यहाँ स्टेबल हो रही है। और अपन एलिमेंट्स याद किए, वो 10 वो अपन को आने चाहिए। कौन से? साइंस, टीचर, वर्कर, मन, फी, को, नी, क्यू और जिंक। और यहाँ लिख दो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल। ठीक बेटा। उसके बाद में क्या क्या आएगा? कॉपर और जिंक। तो साइज डाउन होनी चाहिए, लेकिन साइज स्टेबल होकर बढ़ती है। तो इसका रीजन अपन कर चुके हैं बेटा। क्या हो जाता है कि शील्डिंग इफेक्ट और न्यूक्लियर चार्ज बैलेंस करने लगते हैं एक दूसरे को, इसलिए जो है साइज कांस्टेंट हो जाती है। अब बात करना चाहता है, ये थी 3D सीरीज। अब 3D सीरीज ऊपर से जी जो है टॉप टू बॉटम जाते हो पीरियोडिक टेबल में, तो अपन ये साइज की बात करते हैं। साइज बढ़ती है हमेशा, है ना। जैसे साइज का इंक्रीजिंग ऑर्डर लेवल मान लीजिए, तो ये तो देखा आपकी 4D सीरीज है अगली, और ठीक है ना, ये तो गैप अच्छा है। 3D से 4D में जाते हैं ना, तो साइज बढ़ती है, ऊपर से नीचे जाते हैं ना अपन, तो ये साइज बढ़ रही है। लेकिन 5D सीरीज में देखो पास पास आ जाते हैं बेटा। ऐसा क्या है कि ये गैप तो ज्यादा है, बाद में कम हो जाता है। ऐसा क्या होता है कि साइज तो बढ़नी चाहिए। ये वाले ग्राफ 3D और 4D के बीच में भी साइज कम बढ़ती है। और आपको एलिमेंट्स भी सारे याद होंगे, साइंस, या, ला, टीचर, जड़ता, हड़पता है, वह निब तोड़ता है, करे मौज व मन टिका रहे, फिरोज खान, कोरियर, नी पड़ी तो पीटी, क्यों आगे आऊं, जन, सीडी और हंगामा। तो ये साइंस, याला याद होना चाहिए, टीचर, जर्दा, अड़फता है ना, वह निब तोड़ता है, करे मौज व मन टिका रहे, मन टकरे, वही सीरीज है। फिरोज खान, फिरोज है ना, कोरियर, कोरियर, नी पड़ी तो पीटी, क्यों आगे आऊं, और जन, सीडी और एच। तो ये गैप कम क्यों हो गया? यानी यही बात करनी है कि स्कैंडियम, साइंस, याला, एसी, ये 3D सीरीज है, ये 4D सीरीज है, ये 5D सीरीज है, 6D, ऊपर से नीचे जाते हैं तो साइज बढ़नी चाहिए। ये तो लेफ्ट टू राइट की बात हो गई। ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो साइज जो है बेटा बढ़ती है। लेकिन आप क्या देखोगे कि 4D और 5D सीरीज, 4D और 5D सीरीज, और लास्ट में 6D और 5D, इनमें भी सीरीज में काफी कम गैप आ जाता है। साइज जो है बेटा इक्वल रहती है, बहुत पास पास आ जाती है। तो ये दोनों पास पास है। तो इसका रीजन अपन बता सकते हैं कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 21 है, इसका 39 है, इसका 57 है, इसका 89 है। इसका गैप देखते हो आप 18 का है, इनका भी गैप आ रहा है, वो 18 का आ रहा है, और ये आ रहा है आपके 32। तो क्या देख लो बेटा कि ये 18 एक स्टेप यहाँ तो 0 का गैप है, लेकिन ये 14 का जो एक्स्ट्रा गैप आया है, ये जो 14 का गैप क्या है? ये एटॉमिक नंबर है। एटॉमिक नंबर क्या होता है बेटा? न्यूक्लियर चार्ज होता है। ध्यान देना, एक तो न्यूक्लियस है अपने, मान लीजिए ये, और न्यूक्लियस में एक तो 0+ आया और एकदम 14+ आया ऐसे अचानक, तो न्यूक्लियर पावर क्या होता है? 14 टाइम्स बढ़ जाएगा। जब न्यूक्लियर पावर बढ़ता है, न्यूक्लियस पावरफुल होता है, तो साइज क्या हो जाएगी बच्चों? साइज छोटी हो जाती है। देखिए ये खींचेगा, ये तो छोटी हो जाएगी साइज। तो अपन कहेंगे ये 14 क्या है बेटा? ये 14 लेंथेनाइड्स आ जाते हैं, और लेंथेनाइड्स के कारण साइज कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। दैट इज कॉल्ड लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। इसको एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में अपन पढ़ते हैं। तो ऊपर से नीचे जाते हैं तो 14 यूनिट्स न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है। न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है बेटा? न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज बाय 14 यूनिट्स। हमेशा न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, 1 2 3 4 ऐसे एटॉमिक नंबर लिखते हैं अपन, है ना। तो एक एक बढ़ता है, लेकिन ऊपर से नीचे जा रहा है 14 यूनिट बढ़ रही है, एक्स्ट्रा 14 यूनिट्स ड्यू टू दिस साइज ऑफ
4D एंड 5D सीरीज, ऊपर से नीचे जाते हैं तो साइज बढ़नी चाहिए लेकिन इक्वल हो जाती है। साइज ऑफ 4D एंड 5D सीरीज एलिमेंट्स आर सिमिलर। इसको आगे जाके ग्राम दिया जाएगा, इट इज द कॉज ऑफ लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है ना। हाँ, या इट इज ड्यू टू लिखना चाहिए लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, इट इज ड्यू टू लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन के कारण ऐसा होता है। ये 14 ये लैंथेनाइट्स है, ये दिमाग में रखना है। तो ये थोड़ी प्रॉपर्टी साइज की बात थी बेटा। अब अपन करेंगे इसमें कैटालिटिक प्रॉपर्टी की बात, दूसरी प्रॉपर्टी है, ये करते हैं। हाँ बेटा, इनकी दूसरी प्रॉपर्टी लेते हैं, स्पेशल प्रॉपर्टी है, स्पेसिफिक प्रॉपर्टी किसकी, ट्रांजिशन एलिमेंट की, वो है कैटालिटिक प्रॉपर्टी। पूरी केमिस्ट्री में देखना आप, जहां कैटलिस्ट यूज करना है तो वहां पर ये ट्रांजिशन एलिमेंट बैठे हैं, जो एलॉय होता है एलिमेंट, ठीक है ना, वहां पर भी इनमें मिक्सचर में भी ज्यादातर क्या होते हैं, सारे ट्रांजिशन एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट, इनको प्रूव कर देते हैं, ठीक है ना। तो देखना आप, दुनिया की काफी एग्जांपल ऐसे देता हूं जिसमें कैटलिस्ट के फॉर्म में इनकी मोनोपोली है। कैटलिस्ट इनमें ऐसा क्या है भाई कि ये कैटलिस्ट की तरह यूज होते हैं। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं पहले, जैसे वेजिटेबल ऑयल, अपन वेजिटेबल ऑयल टू वेजिटेबल घी बनाते हो आप, वेजिटेबल घी, ठीक है ना। और ऑयल क्या, वेजिटेबल ऑयल क्या होता है पता है आपको, वेजिटेबल ऑयल ये होते हैं एस्टर्स होते हैं, अनसैचुरेटेड एस्टर्स होते हैं, COOR, और इनका हाइड्रोजनेशन करते हैं पर अनसैचुरेटेड एस्टर्स को हमेशा कहते हैं ऑयल। क्या कहते हैं, वेजिटेबल ऑयल होते हैं एस्टर्स, उनका हाइड्रोजनेशन करेंगे तो आपको देखना, नी पड़ी तो पीटी, याद करो आप, निकल पैलेडियम प्लेटिनम, ये डी ब्लॉक है, NiPd की पीटी की फॉर्म में जाते हैं, निकल पैलेडियम और प्लेटिनियम, ये डी ब्लॉक के एलिमेंट है। और क्या कर देते हैं, ये हाइड्रोजनेशन कर देते हैं, हाइड्रोजन यहाँ जोड़ते हैं और क्या बन जाता है, घी बन जाता है। तो वेजिटेबल ऑयल से वेजिटेबल घी, घी और तेल में देख लो क्या डिफरेंस आ रहा है। ऑयल तो होता है अनसैचुरेटेड एस्टर, डबल बॉन्ड था, वो डबल बॉन्ड वहां गायब हो गया, हाइड्रोजनेशन हो गया, तो इसको अपन कहते हैं वेजिटेबल घी। तो मेन अपने देखना हीरो कौन है, नी पड़ी तो बेटी, कैटलिस्ट कौन है, निकल पैलेडियम प्लेटिनम। इसी तरह से एग्जांपल और देख लेते हैं, हेबर प्रोसेस ऑफ अमोनिया। हेबर प्रोसेस देखो बेटा, हेबर प्रोसेस फॉर फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, प्रसिद्ध रिएक्शन है, केमिस्ट्री का फेमस प्रोसेस है हेबर प्रोसेस। क्या करने के लिए काम आता है, अमोनिया बनाने के लिए काम आता है। सबको रिएक्शन तो 10 से आती है, हाइड्रोजन, ठीक बेटा, H2 प्लस, ठीक है ना, N2 प्लस H2, N2 ले लो पहले, कोई फर्क नहीं पड़ता है, N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3। और यहाँ हीरो देखना आप, ये कैटलिस्ट कौन है, आयरन, किस ब्लॉक का भाई, डी ब्लॉक एलिमेंट है। और साथ में MO लेते हैं, मॉलिब्डेनम, ये प्रमोटर का काम करता है, कैटलिस्ट का कैटलिस्ट होता है बेटा। और क्या बनती है रे, अमोनिया। यहाँ पर भी हीरो कौन बैठा है, देखो आयरन, ये किस ब्लॉक का है, डी ब्लॉक का। इसी तरह से अपन ले लेते हैं ओस्टवाल्ड प्रोसेस, या फिर अपन और ले लेते हैं पॉलीथीन बनाते हैं। पॉलीथीन बनाते हैं ना, तो उसमें भी जिगलर नाटा कैटलिस्ट रहता है। पॉलीथीन बनाने में भी अपन यूज करते हैं इथीन से, ये है बेटा इथीन, इथीन से पॉलीथीन बनाते हैं तो टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड, इसका नाम है जिगलर नाटा कैटलिस्ट बोलता है इसमें, TiCl3। और ये क्या बन जाती है, पॉलीथीन। पॉलीथीन में क्या करते हो आप, इसको खोल दो, NCH2CH3, ये है आपके पॉलीथीन का फॉर्मूला। तो इसमें भी बच्चों क्या देख रहे हो, कैटलिस्ट टाइटेनियम क्लोराइड है। इसी तरह से ओस्टवाल्ड प्रोसेस आता है। ये मतलब ये सिर्फ एग्जाम्पल ये दिखाते हैं, इन एग्जाम्पल से ये पता चलता है कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स का काफी यूज होता है। इसी तरह से ओस्टवाल्ड प्रोसेस फॉर फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड,
नाइट्रिक एसिड जो बनाते हैं ना HNO3, नाइट्रिक एसिड बनाने में भी आता है। इसमें अमोनिया यूज की जाती है, अमोनिया प्लस अमोनिया के 4 मोल्स ले लेते हैं अपन, अमोनिया के 4 मोल्स लेते हैं, 5 O2 लेते हैं, और यहाँ देखो प्लेटिनियम है बेटा, और नाइट्रिक ऑक्साइड बनती है गैस, और साथ में क्या बनता है 6H2। तो ये फेमस कौन है, प्लेटिनियम। तो आप जगह जगह क्या देख रहे हैं कि ये डी ब्लॉक एलिमेंट है। तो ऐसा क्या जादू है, वाई दे शो कैटालिटिक प्रॉपर्टी, क्वेश्चन क्या आएगा, वाई द ट्रांजिशन एलिमेंट शो कैटालिटिक प्रॉपर्टी। तो क्या जवाब दोगे बच्चों, ऐसा क्या जादू है, तो क्वेश्चन लिखिए और उस क्वेश्चन के साथ में उसका आंसर भी दे देते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन कैसा आएगा एग्जाम में, वाई ट्रांजिशन एलिमेंट शो कैटालिटिक प्रॉपर्टी, कैटालिटिक प्रॉपर्टीज क्यों शो करते हैं, क्वेश्चन मार्क। तो आपको कह देंगे, अपन कह देंगे बेटा इनके पास होता है वैकेंट डी ऑर्बिटल, वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है तो ये रिएक्टेंट को अपनी सरफेस पे एडजॉर्प्शन कर लेते हैं, सरफेस पे बिठा सकते हैं, और वो रेस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, कैटालिटिक फंक्शन के लिए। तो रिएक्टेंट के साथ इंटरमीडिएट बनाना, और इंटरमीडिएट की एनर्जी ज़्यादा होती है तो ब्रेक हो जाता है और वो प्रोडक्ट दे देता है, तो हेल्प करते हैं, वो सरफेस प्रोड्यूस करवाते हैं। तो आंसर क्या है इसका, ये तो है क्वेश्चन, आंसर किस फॉर्म में लिखेंगे, इन ट्रांजिशन एलिमेंट, इन ट्रांजिशन एलिमेंट्स presence of presence of n-1d vacant orbital कहो, या क्या कह सकता हूं पार्शियली फिल ऑर्बिटल, वैकेंट ऑर्बिटल, ठीक है ना, वैकेंट डी ऑर्बिटल, ठीक है ना, इट इज responsible for catalytic properties। तो ये जिम्मेवार होता है कैटालिटिक प्रॉपर्टी के लिए। दे फॉर्म इंटरमीडिएट विद द रिएक्टेंट एंड कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। तो लिखेंगे मेटल्स, कौन से मेटल, ट्रांजिशन मेटल फॉर्म्स इंटरमीडिएट विद reactant which has high energy and gives product। तो कैटालिटिक प्रॉपर्टी ये शो करते हैं, क्यों करते हैं हमने पढ़ा है। कैटालिटिक प्रॉपर्टी के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है, इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है वैकेंट डी ऑर्बिटल इज द रेस्पॉन्सिबल फॉर कैटालिटिक प्रॉपर्टी। इतने सारे कैटलिस्ट के रूप में रहते हैं, तो बढ़िया क्वेश्चन आता है बेटा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी लेते हैं, वेरिएबल वैलेंसी की बात करते हैं। हाँ बेटा, अब तीसरी प्रॉपर्टी और लेते हैं अपन, शानदार प्रॉपर्टी है, उसका नाम है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट पूरी केमिस्ट्री में इसी में होती है। वेरिएबल का मतलब चेंज, फेरस, फेरिक, क्यूप्रस, क्यूप्रिक, ठीक है ना, ये होती है वेरिएबल वैलेंसी। एक एक एलिमेंट की 5-5, 7-7 वैलेंसियां। तो ये क्यों होती है वो बात बहुत करनी जरूरी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट इज द स्पेशल प्रॉपर्टी, थर्ड स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ दीज एलिमेंट्स। ओके बच्चों, तो इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताता हूँ। स्कैंडियम में, स्कैंडियम का 21 बेटा, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, ऑर्गन का हो गया 18, तो ये हो गया 4s2 3d1। वैलेंस सेल तो ये है, पहले इलेक्ट्रॉन इसके लूज करेगा, ठीक है ना। तो स्कैंडियम की वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन 2 ही है। इसी तरह से टाइटेनियम, तो इसमें भी देखो आप 4s2 3d2। s में, s मतलब वैलेंस सेल 4th वाला है, ठीक है ना, ये नहीं है वैलेंस सेल, ये तो अंदर का है सेल, है ना।
तो वैलेंस सेल में इनके इलेक्ट्रॉन या तो एक होता है या दो होता है, तो इनकी ऑक्सीजन स्टेट क्या है, तो 1 होनी चाहिए या 2 होनी चाहिए। सारे इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी रखते हैं, क्यों रखते हैं? सारे मेटल है, मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन लूज करता है बेटा, ये ध्यान रखना चाहिए। तो इनके वैलेंस सेल में एक ही या दो ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, फिर भी इतनी सारी वैलेंसियां क्यों शो करते हैं, हम इसकी बात करना चाहेंगे। तो पहले आपको इनकी वेरिएबल वैलेंसी का एक चार्ट बनाना सिखा देता हूँ कि वेरिएबल वैलेंसी कैसे आई। तो सबसे पहला काम करते हैं, एलिमेंट लिख देते हैं, एक टेबल बनानी है आपको मेरे साथ साथ, और वो ये है स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, साइंस टीचर वर्क, कर, मन, फी, को, नी, क्यू और जिंक। देखना बेटा, ये टेबल बना लीजिए आप साथ साथ में, और सब एलिमेंट्स की पता चल जाएगा आपको। सबसे पहला तो काम है इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस सेल कौन सा, NS, वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन S वाले में, हाँ इसमें कितने बेटा, 2 4s2। स्कैंडियम का देख लो, स्कैंडियम का है आपके 4s2 3d1। तो ये S में इलेक्ट्रॉन वैलेंस में 2, इसके भी 2, इसके 2, इसके 1, क्यों 4s1 हो जाता है, क्रोमियम एक्सेप्शन वाला है, याद करो। इसके भी 2 2 2 2 1 2, कॉपर के भी वैलेंस में 4s1 हो जाता है, इसलिए वो 1 है, ठीक है ना। तो ये तो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाली तो वैलेंसी होती है यार, तो इनकी वैलेंसी या तो 2 होनी चाहिए या 1 होनी चाहिए, लेकिन देखना बहुत सारी वैलेंसी आ जाएगी। क्यों आ जाती है उसके लिए देखना कि ये है इसका n-1 d वैकेंट ऑर्बिटल जो होता है ना, उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालना है। अनपेयर्ड कैसे निकालते हैं, जैसे 3d1 का अनपेयर्ड क्या हो गया बेटा 1, तो ये अनपेयर्ड 1, 3d2 साइन स्कैंडियम का 22 का 2, तो ये 2 अनपेयर्ड, ये 23 का क्या आ जाता है 3, तो ये 3 अनपेयर्ड, 24 का क्या आ जाता है 24, d4 तो होता ही नहीं, 5 हो जाता है, ये क्रोमियम का 3d5 हो जाता नहीं, ये वाला 5, तो 5 करोगे आप यहाँ 5, फिर 25 का 3d5 5, फिर 6 है, तो इसमें 1 2 3 4 5 और 6, ये पेड हो गया। तो अनपेड कितने हुए, 4 ही हुए। अनपेड देखने हैं, डी में 6 भरोगे तो अनपेड हो गया। D7 में अनपेड कितने होंगे 3, इसमें अनपेड 2, और इसमें अनपेड क्या हो जाएंगे 0, क्योंकि 3D10 है, तो 10 के पूरे भरोगे तो कोई अनपेड नहीं आएगा। तो बस बच्चों, ये आपके क्या है वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन्स, ये क्या है n-1 के क्या अंदर वाला जो 3D वाला है वो, उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब होता क्या है बेटा कि इन दोनों की एनर्जियां कम होती है, एनर्जी डिफरेंस कम होता है, तो दोनों मिलके लूज कर देते हैं। भाई अपने पास में कोई चीज बड़ी तो क्या यार, तो अपन पास में ही चल तेरी चीज भी देते, तो दोनों मिलके इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं और बहुत सारे वैलेंसी शो करते हैं। तो स्कैंडियम क्या करता है, अपने दोनों इलेक्ट्रॉन लूज करके कौन से ऑक्सीजन स्टेट शो करता है +3, इंपॉर्टेंट है। 2 भी कर सकता है, अनस्टेबल टाइप कह सकते हैं, लेकिन जनरली ये +3 ही शो करता है। ये कहां से ऑक्सीजन स्टेट 2 भी इलेक्ट्रॉन यूज कर सकता है, 3 भी कर सकता है, लेकिन 4 ज्यादा स्टेबल 4 है। ये गोला लगाया है, ये आपके इसमें जो गोला लगाया है मैंने, इसको हटा दो, अनस्टेबल टाइप के, ये मोस्ट स्टेबल है, ठीक है ना। क्यों 21 है, इसका क्या है आपके 21 में से 3 जाएंगे तो 18 हो जाएगा, ऑर्गन का कॉन्ट्रीब्यूशन है। तो लास्ट वाली इंपॉर्टेंट है, ये 22 है, 22 में से 4 जाएगा तो क्या हो जाएगा 18, ये ऑर्गन का कॉन्ट्रीब्यूशन स्टेबल। तो ये भी 2 से इन दोनों को जोड़ लो बस, 3 और 2 5, ये 2 भी शो करता है, 3 भी शो कर सकता है, 4 भी शो कर सकता है, 5 भी, ये 2 से 5 तक ये रेयरली 1 आ जाती है, बाकी ऑक्सीडेट 2 भी आ जाती है, 3 भी आ जाती है, 4 भी आ जाती है, 5 भी, और 6 तक ऑक्सीजन स्टेट शो करता है। ओहो आ गया है मैग्नीज भाई साहब, मैक्सिमम ऑक्सीजन स्टेट शो करता है। दोनों को मिला दो, 2 से लगाकर ठेठ 7 तक, 2 3, देखो इतनी सारी वैलेंसियां, बोर्ड भर गया पूरा। इनको बोलते हैं वेरिएबल वैलेंसीज, +2 +3 +4 +5 +6 और +7। पूछते हैं बोर्ड में एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन कि कौन सा ट्रांजिशन एलिमेंट मैक्सिमम ऑक्सीजन स्टेट शो करता है, या किसकी साथ होती है स्टेबल +7 मैग्नीज की। उसके बाद में किसकी बेटा 2 3 4 5 और 6 तक, ये इसकी 2 से 3 4 5 तक, ये 2 से लगाकर 4 तक, ये +1 भी शो कर सकता है, और ये एक्सेप्शन है, ये एक्सेप्शन पे गोला मारा है, और ये +2 ऑक्सीजन स्टेट है जिंक। तो बेटा इतनी सारी ऑक्सीजन स्टेट कहाँ से आ गई, ये क्वेश्चन आना चाहिए। तो उसका रीजन एक क्वेश्चन भी बनाते हैं, क्या क्वेश्चन आता है और उसका आंसर भी लिखते हैं।
क्वेश्चन क्या है, व्हाई द, ये चार्ट आप तो पहले बना लेना है, इसको एक बार रोक करके, है ना, पॉज करके इसको आप बना लीजिए। ये वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट्स का चार्ट है। सबकी मोर स्टेबल कौन सी है, लास्ट वाली सबसे ज्यादा स्टेबल है। ये 5 लूज करेगा तो, ठीक है ना, ये 7 लूज करता है तो इनर्ट गैस का कॉन्फिगरेशन आ जाता है, ठीक है ना। तो क्योंकि ये जो लास्ट वाली ऑक्सीजन स्टेट्स है थोड़ी स्टेबल है, ये मोर स्टेबल, इसकी ये एक्सेप्शन अपन पढ़ेंगे। कॉपर की 2+ स्टेट ऑक्सीजन स्टेबल होती है, क्यों, ये बाद में अपन करेंगे। तो क्वेश्चन क्या आता है एग्जाम में, वो क्वेश्चन नोट कीजिए कि इन ट्रांजिशन एलिमेंट वैलेंस सेल हैज 1 और 2 इलेक्ट्रॉन बट दे शो द वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट वाई। तो उसके लिए फिर अपन को आंसर लिखना पड़ेगा। तो बच्चों क्वेश्चन नोट करें। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है बेटा, इन ट्रांजिशन एलिमेंट ओनली 1 or 2 electron present in their valence cell में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बट दे शो वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट्स, बहुत सारे ऑक्सीजन स्टेट्स वो करते हैं, या तो एक करनी चाहिए 2, ठीक है ना। तो इसके लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है बेटा, इसका आंसर है कि इनका वैलेंस सेल कौन सा है, NS आउटरमोस्ट, और उसके नेक्स्ट अल्टीमेट सेल कौन सा, N-1D। इन दोनों में एनर्जी डिफरेंस कम होता है, तो दोनों को मिलके इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं। तो अपन कहेंगे in these elements energy difference between valence cell NS cell and N-1 cell is very less, and electron present in both cell participate in oxidation state। तो दोनों के इलेक्ट्रॉन मिलकर के ऑक्सीजन स्टेट शो करते हैं, इसलिए इनमें बहुत सारी वेरिएबल वैलेंसीज आ जाती है। ये बढ़िया रीजन, सारे रीजन निकाल लो, वाई।